बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। आर्टिकल ये काफ़ी अहम है क्योंकि इसके ज़रिए एक्स रे डिफ्रैक्शन के ज़रिए जितने भी क्रिस्टल्स हैं उनकी स्ट्रक्चर स्टडी की जाती है। जैसे आपने केमिस्ट्री में 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा होगा, जैसे सोडियम क्लोराइड का क्यूबिक स्ट्रक्चर है। तो जितनी भी क्रिस्टल्स की स्ट्रक्चरल स्टडी है वो सारी एक्स रेज़ के ज़रिए की जाती है। ठीक है, इसी तरह जो हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, डीएनए का स्ट्रक्चर है, ये भी इसी टेक्निक से मालूम हुआ। और ये टेक्निक इंट्रोड्यूस करवाई 2 साइंटिस्ट थे, एक मैथमेटिशियन और केमिस्ट था। नाम था उसका WH ब्रैग बुक में लिखा है विलियम हेनरी ब्रैग। ये फादर थे और दूसरे इनका बेटा था जिसको बुक में WL ब्रैग लिखा हुआ है, विलियम लॉरेंस ब्रैग, ये सन था। ठीक है, दोनों ने ये मिलके एक इक्वेशन डेवलप की जिसको ब्रैग्स इक्वेशन कहा जाता है। ब्रैग्स इक्वेशन जो आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं और फिज़िक्स में हम आज पढ़ने लगे हैं, 2D साइन थीटा इज़ इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, इन दोनों ने मिलके तो ये टेक्निक जो है ये इंट्रोड्यूस करवाई और इनको 1950 का फ़िज़िक्स नोबेल प्राइज़ मिला। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि नोबेल प्राइज़ जो है किसी आम से काम पे तो नहीं मिलता। कोई बहुत बड़ा काम हो, डिस्कवरी हो या कुछ ऐसी चीज़, तो हर साल एक फील्ड में किसी एक बंदे को या नोबेल प्राइज़ एक ही मिलता है, वो 2 या 3 बंदे शेयर कर लेते हैं, जैसे इन बाप बेटों ने शेयर किया। तो वो क्या थी टेक्निक, क्या इन्होंने ऐसी चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी कि नोबेल प्राइज़ मिल गया, वो देखते हैं हम। ठीक है, डिफ्रैक्शन ऑफ एक्स रेज बाय क्रिस्टल्स। पहली बात तो ये है कि हमने डिफ्रैक्शन में पढ़ा कि डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट तब होता है फॉर प्रोमिनेंट डिफ्रैक्शन जो लाइट की वेवलेंथ है, जो भी रेडिएशन आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो बड़ी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए स्लिट के साइज से, जिसको हम कहते हैं कि द वेवलेंथ ऑफ लाइट शुड बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द स्लिट, या स्लिट साइज ऑफ द स्लिट शुड बी कंपेरेबल टू द वेवलेंथ। अब होता यह है कि हम जो विजिबल लाइट, जैसे हमने डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में विजिबल लाइट का डिफ्रैक्शन करवाया, ऐसे ही था, विजिबल लाइट का डिफ्रैक्शन करवाया हमने। तो उसमें क्या था, अगर लाइट की वेवलेंथ देखी जाए तो वो बनती है लेट से 400 से 700 नैनोमीटर। हम कोई दरमियानी, चले 400 नैनोमीटर वेवलेंथ यूज़ कर लेते हैं जी। और ये स्टैंडर्ड फॉर्म में यानी साइंटिफिक नोटेशन में कितनी बनेगी, 4 × 10⁻⁻⁷ मीटर। मैंने 400 को 4 कर दिया और नैनो को -7 आ गया। स्लिट का जो साइज़ था डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में, स्लिट का साइज़ पता कैसे निकालते हैं, लेंथ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ़ लाइंस। लेंथ है 1 सेंटीमीटर और हम मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस यूज़ कर लेते हैं 5000 ताकि स्लिट का साइज़ छोटा आए। ठीक है, तो ये क्या बनेगा जनाब, आपके पास 1 सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻² और नीचे 5 × 10⁻³ ये ऊपर बन जाएगा 10⁻⁻5 और नीचे 5, ऐसा ही है। तो उसके बाद जनाब D ये आ जाएगा 0.2 × 10⁻⁻5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी भी देखें, जो हमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस यूज़ की हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लाइंस, फिर भी स्लिट का साइज़ ये है -5। वेवलेंथ अभी भी छोटी है। और अगर हमने एक्सरेज यूज़ कर ली, एक्सरेज की जो वेवलेंथ है वो 10⁻⁻10 मीटर में होती है, एंगस्ट्रम में।
तो उसका तो स्लिट के साथ बहुत फ़र्क आ जाएगा। हमने पढ़ा है वेवलेंथ बड़ी होनी चाहिए, चलें बड़ी ना से उसके करीब करीब हो, जैसे कि ये दोनों करीब करीब थी विजिबल लाइट और स्लिट का साइज़, लेकिन एक्सरे की वेवलेंथ तो बहुत छोटी हो जाएगी, जबकि हमें वेवलेंथ बड़ी चाहिए डिफ्रैक्शन प्रोमिनेंट करवाने के लिए। इसलिए कहते हैं कि जो एक्सरेज हैं वो प्रोमिनेंटली डिफ्रैक्ट नहीं करते हमारी बनाई गई डिफ्रैक्शन ग्रेडिंग जो हम ग्लास स्लैब की बनाते हैं। तो फिर इसलिए ये जो WH ब्रैग और WL ब्रैग हैं, इन्होंने ये आइडिया सोचा कि क्यों ना हम क्रिस्टल जो है नेचुरल क्रिस्टल्स उनके थ्रू एक्सरे का डिफ्रैक्शन करवाएं। वो कैसे, उसकी तरफ आते हैं। पहले मैं एक्सरेज की वेवलेंथ बता दूं, ये MCQ भी असल में आ सकता है। एक्सरेज की जो जनरली वेवलेंथ होती है, इन जनरल फॉर एक्सरेज जो वेवलेंथ होती है वो 10 पिकोमीटर से लेके 10 नैनोमीटर के दरमियान होती है। 10 पिकोमीटर से मुराद ये है कि 10 × 10⁻⁻12 और 10 नैनोमीटर से मुराद ये है 10 × 10⁻⁹। इसको अगर हम लिखें तो ये आएगा 10⁻11 to 10⁻⁸। ठीक है। वेल आपने ये याद रख लेना कि अमूमन 10 नैनोमीटर से 10 पिकोमीटर के दरमियान वेवलेंथ होती है। ठीक है। तो ज़्यादातर जो एक्सरेज हैं वो 10⁻10 मीटर वेवलेंथ की होती हैं, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है। ठीक है ना, वरना एक्सरेज की एक रेंज है जो मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी है। अब एक्सरे की जो वेवलेंथ है, जैसे मैंने बताया, टिपिकली 10⁻10 मीटर। और WH ब्रैग WL ब्रैग ने जब देखा कि जो क्रिस्टल्स हैं उनमें एटम्स के दरमियान जो स्पेस है, स्पेस बिटवीन एटम्स कह लें या बिटवीन द प्लेन्स ऑफ द एटम्स, वो भी अप्रोक्सीमेटली 10⁻10 मीटर। एटमों के दरमियान जो स्पेस है, जैसे ये एक एटम है और ये दूसरा एटम है, इनके दरमियान जो खाली जगह है, दो एटमों के दरमियान ये जो खाली जगह है, ये स्लिट का काम करेगी। इसका मतलब क्रिस्टल्स में जो स्लिट बन रही है, नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग बन रही है। एक तो हम बनाते हैं ना ग्लास स्लैब की, और ये एक नेचुरल डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग है। क्या ख्याल है, जिसमें कि स्लिट का साइज़ और एक्सरेज की वेवलेंथ का साइज़ आपस में मैच करते हैं। इसका मतलब एक्सरेज हमारी बनाई गई डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से डिफ्रैक्ट नहीं कर सकती, लेकिन जो नेचुरल क्रिस्टल है उसमें से वो डिफ्रैक्ट कर सकती हैं। इसलिए उनका डिफ्रैक्शन करवाया गया। और फिर बाद में इसमें और बड़ी इम्प्रूव्ड टेक्निक्स अब आ चुकी हैं, जिससे आप स्ट्रक्चरल स्टडी करते हैं। ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ एक्सरेज है, इसको एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी कहते हैं, क्रिस्टलोग्राफी। ठीक है, मैं इसका नाम लिख देता हूँ, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी भी इसका दूसरा नाम है। ठीक है। अब एक्सरेज कैसे डिफेक्ट होती हैं और क्या ब्रैग्स इक्वेशन है वो देखते हैं। होता ही है जी कि जब एक्सरेज फॉल करती हैं तो कुछ एक्सरेज ऐसी हैं जो एटम्स के अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट कर जाती हैं, एटम के अपर प्लेन से रिफ्लेक्ट करती हैं। ये रिफ्लेक्शन है, एक एक्सरे ये होगी। कुछ एक्सरे ऐसी हैं जो एटम के लोअर प्लेन से रिफ्लेक्ट होती हैं यहाँ से। अब कई बच्चे सोचते हैं ये तो रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तो इसको एक्सरे डिफ्रैक्शन क्यों कहते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन। ठीक है, तो उसकी तरफ भी आ जाते हैं। अच्छा जी, रे 1 ये है एक्सरे की जो एटम के ऊपर वाले प्लेन से रिफ्लेक्ट हो गई, और रे 2 जो है वो नीचे वाली है जो एटम के किसी और प्लेन P1 P1 से इस प्लेन से रिफ्लेक्ट हुई। होता ये यहाँ डिफ्रैक्शन भी असल में हुआ है। कैसे, दो किसी स्लिट में से गुजरना, जैसे कि ये रे 1 ये है और रे 2,
रे टू जो है पहले स्लिट में से पास की, और स्लिट में से पास करना और बेंड हो जाना ये डिफ्रैक्शन कहलाता है। अब चूँकि प्रैक्टिकली ये दोनों प्लेन जो हैं एटमों के पी डैश और P1 डैश ये इतने करीब होते हैं कि ये जो स्पेस है जो हमने इतनी दिखाई हुई है प्लेन्स के दरमियान ये इंतहाई कम होती है। जब इंतहाई कम होगी तो बेंडिंग भी बहुत कम होगी। जैसे कि मिसाल देता हूँ, अगर प्लेन इतना है, ये है, और एक लाइट रे आई है, हम ये कहते हैं जी कि लाइट रे आई है और वो आगे जाके बेंड हो जाती है, ठीक है, यहाँ से आई और उसके बाद सीधे जाने के लिए थोड़ा सा बेंड हो गया, आपको बेंड होती नज़र भी आ रही है। लेकिन ये बेंडिंग बड़ी नेग्लिजिबल हो जाएगी अगर ये एटमों का प्लेन इतनी दूर ना होता। ये एटम्स के प्लेन के दरमियान ये फासला जो भी मैं शो कर रहा हूँ ये ना होता, फासला इतने, बेंडिंग साफ नज़र आ रही है। अगर एटम के प्लेन्स करीब करीब होते, कम फासले पे होते, तो बेंडिंग ज़रा कम हो जाती। आप इतने पोर्शन को अब ये देखिए बेंडिंग कम होगी। अच्छा, मज़ीद कम नज़र आएगी अगर आप प्लेन को और थोड़ा कम कर दें, यहाँ पे देखिए, तो बेंडिंग और कम फील होगी। इसको और अगर थोड़ा सा ये, जितना असल में स्पेस बहुत कम होती है दो प्लेन्स के दरमियान, तो लगेगा ही नहीं कि बेंडिंग हुई है, ठीक है। एटम्स के प्लेन के दरमियान असल में फ़ासला कितना है, जैसे भी हमने लिखा था, कितना फ़ासला, 10⁻⁻10 मीटर। 1 मीटर का तकरीबन 1 अरबवां हिस्सा, 1 अरब गुना छोटा। 1 मीटर को 1 अरब टुकड़ों में डिवाइड करें तो लाइट थोड़ी सी बेंड, क्योंकि लाइट को बेंड होने का मौका ही नहीं मिला, एटम के प्लेन इतने करीब थे, तो बेंडिंग असल में होती है, स्लिट में से गुजर के लाइट बेंड हुई है, लेकिन इंतहाई नेग्लिजिबल जो उन्होंने शो नहीं की, और वहाँ से आगे फिर रिफ्लेक्ट हुई है। और देखने वाले की आँख तक जब ये दोनों लाइट रेज जाएंगी, एक्सरे 1 और एक्सरे 2, तो ये आपस में क्या करेंगी, ये दोनों रेज जो हैं आपस में इंटरफेरेंस करेंगी देखने वाले की आइज़ में जाके, और वो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस प्रोड्यूस करेंगे। अब इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिव होगा कि डिस्ट्रक्टिव होगा, ये डिपेंड करेगा कि पाथ डिफरेंस क्या है। मुझे बताएं, देखने वाले की आंख तक जाने तक, यहाँ पे देखने वाले की आंख है, तो वहाँ तक रे 1 को ज़रा पाथ कवर करना पड़ रहा है या रे 2 को, बताएं ज़रा, रे 1 या रे 2। तो जो रे 1 है उसका पाथ ज़्यादा, कितना ज़्यादा है, यहाँ से देखिए हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं और यहाँ से इधर भी ये लाइन ड्रा कर लेते हैं। अगर आप गौर करें, रे 1 जहाँ से शुरू हुई, यहाँ से उसका वहाँ से लेके इस पॉइंट तक, बुक में क्या नाम रखा है, हम सेम नाम रख लेते हैं डायग्राम में, ए बी और बी डैश, इस पॉइंट का नाम रखा है ए, इस पॉइंट का नाम बी और बी डैश। अच्छा, रे 1 देखें जहाँ से शुरू हुई वहाँ से ए तक, और रे 2 जहाँ से शुरू हुई वहाँ से बी तक, ये लेंथ सेम है, ये वाली लेंथ, ये और ये लेंथ सेम है, ऐसा ही। इसी तरह यहाँ से ऑनवर्ड देखें, ये जो रिफ्लेक्ट हो गई रह गई ये वाली और ये वाली, ये लेंथ सेम है। फ़र्क किसका, जो निचली रे उसको ये पाथ इजाफी तय करना पड़ा जाने में और आने में, ये वी शेप। मैं उस खाली पाथ डिफरेंस को अब शो करने लगा हूँ। जो पाथ डिफरेंस उसको मैं ये ब्लू कलर से शो करता हूँ। जो पाथ इजाफी तय करना पड़ रहा है वो ये वाला है। क्या ख्याल है, ब्लू कलर का जो है ये पाथ इजाफी तय करना पड़ रहा है, जो रे नीचे से होकर जा रही है। अब अगर ये पाथ डिफरेंस कोई लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल हो, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ मल्टीपल, होल नंबर मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, मसलन अगर ये पाथ डिफरेंस है कितना, ये भी पहले फाइंड कर लेते हैं। ये जो है ये लाइन, ये लाइन, इसको कहते हैं ये डी है। डी क्या है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग, ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग है। इसको ज़रा ये डी है, और अगर ये एंगल थीटा है ये वाला, तो एक ट्रायंगल बस ले लें आप। एक ट्रायंगल कौन सी ले लें, मैं उसको सारे को ब्लू कलर से हाईलाइट कर देता हूँ।
एक ट्राइंगल हम बस लेंगे, ये वाली, सही है, जो मैंने टोटल ब्लू कलर की कर दी। अब ये एंगल थीटा है, तो आपको पता है थीटा की जो सामने वाली साइड होती है ये चीज़ डी है, और थीटा की जो सामने वाली साइड है ये वाली बी से लेके, इसको भी पॉइंट को नाम दे लेते हैं, कोई ये डी है, ठीक है, बी डी, ये सामने वाली साइड, ये पता क्या है, डी साइन ऑफ थीटा। इसी तरह इस थीटा के सामने भी, इस थीटा के सामने वाली साइड भी क्या होगी, डी साइन ऑफ थीटा। तो ये जो वी सा बन रहा था ना, वी सा, ठीक है, एक ये वाला पाथ और एक ये वाला पाथ, ये क्या है, डी साइन थीटा प्लस डी साइन थीटा, क्या बन गया, 2D साइन थीटा। अगेन देखिए, मैं दोबारा आपको समझाता हूँ, एक ट्राइंगल बना के, ट्राइंगल कुछ इस तरह की बनी थी, थोड़ा सा इसको ज़रा, ये ट्राइंगल इस तरह की बनी थी, ये एंगल थीटा था, ये साइड डी थी, ये पॉइंट हमने बी कहा हुआ है और इस पॉइंट को डी कहा हुआ है, और एक ट्राइंगल इस साइड में बनी हुई थी ऐसे, ये, और इधर भी एंगल थीटा था। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सामने वाली साइड है, जिसको मैं अब ज़रा कलर इसका चेंज करता हूँ, ये जो ये वाली साइड है, ये वाली थीटा के अपोजिट साइड, ये डी साइन ऑफ थीटा। कैसे, जैसे कोई भी वेक्टर अगर ए है और ये एंगल अगर थीटा है, तो थीटा के सामने वाली जो साइड हुआ करती है वो ए साइन ऑफ थीटा। अगर ये वेक्टर बी है तो थीटा के जो सामने वाली साइड है वो बी साइन ऑफ थीटा होगी, और अगर ये वेक्टर डी है तो थीटा के सामने वाली साइड डी साइन थीटा होगी। तो उस थीटा के सामने भी डी साइन थीटा, और दूसरे एंगल के सामने अपोजिट साइड भी, ये भी डी साइन ऑफ थीटा है। इसका मतलब जो रे 2 है, एक्सरे की रे 2 ये वाली, उसको कितना इजाफी पाथ कवर करना पड़ रहा है एज़ कंपेयर टू रे 1, वो है जी 2D साइन ऑफ थीटा। ये पाथ डिफरेंस जिसको हम यंग्स एक्सपेरिमेंट में डी साइन थीटा कहते थे, यहाँ पे उससे डबल कह लें या 2D के जाने और आने में, अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का कोई इंटेग्रल मल्टीपल हुआ तो कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। और इसी को हम कहते हैं, ये क्या है, ब्रैग्स इक्वेशन, जैसे कि बुक में देखें। पहली बात तो ये है, कहते हैं द स्टडी ऑफ atomic structure of a crystal by X-rays was initiated in 1914 by W.H. Bragg and W.L. Bragg with remarkable achievements. They found that a monochromatic beam of X-ray, single wavelength वाली X-ray जो है, was reflected from a crystal plane as if it acted like mirror। जैसे मिरर आम लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, आने वाली लाइट को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है, ऐसे ही एक्स-रेज को क्रिस्टल्स ने रिफ्लेक्ट किया। टू अंडरस्टैंड दिस affect a series of atomic planes of constant interplanar spacing d। दो एटम्स के दरमियान जो स्पेस होती है उसको d कहते हैं। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में d को कहते हैं स्लिट सेपरेशन, और इस आर्टिकल में हम कह रहे हैं ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग, और डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग में हमने इसको ग्रेटिंग एलिमेंट कहा था। पहले स्लिट सेपरेशन, फिर ग्रेटिंग एलिमेंट, और आज इंटरप्लेनर स्पेसिंग। 3 डिफरेंट आर्टिकल में डी का हमने तीन डिफरेंट नाम रखे। अच्छा, पैरेलल टू अ क्रिस्टल फेयर, ये ठीक हो गया। आगे कहते हैं सपोज एक्सरे बीम इज इंसिडेंट एट एन एंगल थीटा ऑन वन ऑफ द प्लेन, द बीम कैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम बोथ द अपर एंड द लोअर प्लेन्स ऑफ द एटम, द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम लोअर प्लेन्स ट्रेवल सम एक्स्ट्रा डिस्टेंस एज कम्पेयर टू द बीम रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द अपर प्लेन। The effective path difference between the two reflected beam is 2D sin theta। पाथ डिफरेंस ये है, और अगर ये पाथ डिफरेंस लैम्डा का इंटेग्रल मल्टीपल हुआ तो फिर कौन सा इंटरफेरेंस होगा, कंस्ट्रक्टिव। तो कहते हैं जी देयरफॉर फॉर रीएनफोर्समेंट, रीएनफोर्स एक दूसरे को ताकतवर बनाना, मजबूत बनाना, और वो कब होता है, जब दो वेव इस तरह मिलें कि एक के क्रस्ट पे दूसरे का भी क्रस्ट फॉल करे और ट्रफ पे ट्रफ फॉल करे, तब वो रीएनफोर्स करेंगे, जिसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहा जाता है। तो द वैल्यू ऑफ n इज़ रेफर टू एज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन। द इक्वेशन 9.13 इज नोन एज ब्रैग्स इक्वेशन।
इट कैन बी यूज, अब इसके यूजेस हैं, नंबरिंग कर लीजिएगा। नंबर 1, इट कैन बी यूज टू डिटरमिन इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अच्छा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग बिटवीन सिमिलर पैरेलल प्लेन्स ऑफ क्रिस्टल्स, ये आप डिटरमिन कर सकते हैं। इफ़ एक्स-रेज ऑफ नाउन वेवलेंथ आर अलाउड टू डिफ्रैक्ट फ्रॉम द क्रिस्टल, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन आपको पता चल जाएगा किस प्लेन से डिफ्रैक्शन हुआ है। वेवलेंथ भी अगर आपको मालूम हो, एंगल किस एंगल पर डिफ्रैक्शन हुआ है ये भी मालूम हो, तो इंटरप्लेनर स्पेसिंग डी फाइंड किया जा सकता है। और ये आपकी एक्सरसाइज का एक न्यूमेरिकल भी है। और इसके उलट करें, अगर आपको डी इंटरप्लेनर स्पेसिंग मालूम है और वेवलेंथ नहीं मालूम, तो ये वेवलेंथ भी कैलकुलेट की जा सकती है कि कौन एक्सरे जो फॉल करवाई गई हैं वो किस वेवलेंथ की हैं। अगर आपको क्रिस्टल, जिस क्रिस्टल पर फॉल करवा रहे हैं उसके इंटरप्लेनर स्पेसिंग पता हो, तो वेवलेंथ भी कैलकुलेट की जा सकती है। ठीक है, उसके बाद इसके बाकी यूजेस देखते हैं। नीचे कहते हैं एक्स-रेज डिफ्रैक्शन हैज़ बीन वेरी यूजफुल इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल सच एज, ये नंबर 2 कर लें, एज हीमोग्लोबिन विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड एंड डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो ये डीएनए और हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर और ये इंटरप्लेनर स्पेसिंग और जितनी भी क्रिस्टल्स हैं उनकी स्ट्रक्चरल स्टडी में भी ये काम आती है। ये जो आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम पढ़ा उसकी स्टडी इसी से की जाती है। ठीक है, मैं आपको एक न्यूमेरिकल दिखाता हूँ जिसमें देखिएगा ज़रा। ये एक कहता है एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ दिस 0.150 नैनोमीटर आर ऑब्जर्व टू अंडरगो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन ये एन आ गया, ये वेवलेंथ आ गई। ब्रैग्स एंगल ऑफ 13.3 डिग्री थीटा आ गया फ्रॉम अ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। व्हाट इज़ द इंटरप्लेनर स्पेसिंग, डी आपने मालूम करना है। अब अगर क्वेश्चन देखें, डी साइन ऑफ थीटा इज़ इक्वल टू एन लैम्डा, वेवलेंथ दे दी है, एन भी दे दिया ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, थीटा भी दे दिया, तो क्या निकाला जाएगा, इंटरप्लेनर स्पेसिंग। समझ आ गई। अगला न्यूमेरिकल भी देखें, एन एक्स-रे बीम ऑफ वेवलेंथ लैम्डा अंडरगो द फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन, फर्स्ट ऑर्डर एन इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, बाकी ज़रा मिटा देते हैं। एन इज़ इक्वल टू 1 from a crystal when its angle of incidence to a crystal face is 26.5 डिग्री, थीटा आ गया। एंड एक्स-रे बीम ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ भी दे दी गई, अंडरगो द थर्ड ऑर्डर इमेज व्हेन इट्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 60 डिग्री। दो एक्स-रे बीम है, पहले वाली एक्स-रे 1 उसकी वेवलेंथ लैम्डा 1 होगी, दूसरी वाली एक्स-रे लैम्डा 2। ठीक है, एक जो है वो फर्स्ट ऑर्डर रिफ्लेक्शन करती है, डिफ्रैक्शन करती है, और दूसरी जो है वो थर्ड ऑर्डर डिफ्रैक्शन करती है। एक का एंगल कुछ और है, दूसरी का एंगल कुछ और है। तो आपने उसने पूछा क्या है, एज्यूमिंग दैट द टू बीम्स रिफ्लेक्ट फ्रॉम द सेम फैमिली ऑफ प्लेन्स, क्रिस्टल वही है, तो कैलकुलेट द इंटरप्लेनर स्पेसिंग और फिर वेवलेंथ लैम्डा 2 मतलब कह रहा है। इसमें दो मतलब आपको इक्वेशन अप्लाई करनी पड़ेगी। पहले एक मतलब डी निकाल लेंगे और दूसरे में तो आप वेवलेंथ निकालेंगे। लैम्डा 1 आपको गिवन है, लैम्डा 2 आपने मालूम करनी है। तो ये दो न्यूमेरिकल इस फार्मूले के हैं ब्रैग्स इक्वेशन के, जो आपने ध्यान में रखने हैं। ठीक है जी, तो बाकी इंशाल्लाह फिर से ही आज के लिए इतना ही जनाब। कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा आप, और ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़।